नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। दोस्तों, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे और यहाँ प्रश्न है कार्बन नैनो ट्यूब का। ठीक है, कार्बन नैनो ट्यूब को किसने बनाया था, तो इसका आविष्कार किसने किया था, असल में ये पूछा जा रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ देख लीजिए। पहले फुलर दिया है, आइजीमा दिया है, फैराडे और रमन का भी नाम दिया है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो इसमें से आइजीमा हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है, आइजीमा के द्वारा। अगले को देखते हैं। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र, विलवणीकरण का मतलब क्या होता है, डिसैलिनेशन प्लांट जो होता है वो कहां पर स्थित है? लक्षद्वीप में स्थित है, गोवा में है, कटक में है या फिर चेन्नई में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लक्षद्वीप हो जाएगा, यानी पहला वाला जो इसमें ऑप्शन है वो सही है, लक्षद्वीप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, मिट्टी से जुड़ा हुआ कौन सा है? तो यहाँ इडेफिक लिखा हुआ है, क्लाइमेटिक है, बायोटिक है और टोपोग्राफी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो इडेफिक हो जाएगा। ठीक है, इडेफिक जो शब्द है इसका संबंध मृदा से है। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त जो प्रौद्योगिकी है उसको क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, लिक्विड स्टेट की जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्थिति होती है, क्रायोजेनिक्स में ऐसा किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा गया कि धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने और शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये जो स्मोक स्क्रीन होती है यानी धूम्र पर्दे होते हैं, प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों से बने होते हैं? मतलब किस चीज के कण जो है वो वायु में फैलकर इस प्रकार की स्क्रीन का निर्माण करते हैं? तो ये सोडियम क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है या मैग्नीज ऑक्साइड है? इसमें से कौन सा होगा? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो टाइटेनियम ऑक्साइड होगा। टाइटेनियम ऑक्साइड का एक कृत्रिम पर्दा जैसा बना दिया जाता है, मतलब वो पूरे वातावरण में फैल जाता है और चारों ओर धुंधलापन छा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि ब्रेकिंग अपार्ट ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड फ्यूजन। और ड्राई आइस जो है ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का ही स्वरूप होता है। टेलीफोन को ग्राहम बेल ने खोजा था। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है? फ्यूजन की जो परिभाषा दी है वही इसमें गलत दी है। मतलब नाभिक के टूटने को संलयन नहीं कहा जाता है, बल्कि दो छोटे छोटे या दो से अधिक जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो आपस में जुड़कर किसी बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। यहाँ जुड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको कहा जाता है संलयन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कार की जो बैटरी होती है उसमें कौन सा विद्युत अपघट्य डाला जाता है? तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये सोडियम सल्फेट हो सकता है, नाइट्रिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, और पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है, आमतौर पर सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 ही होता है, इसे आप देख रहे हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। फ्रेऑन, टेट्राएथिल लेड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है। अब ये किस किस काम में आते हैं वो दे रखा है, जैसे एंटीनॉक कारक मतलब नॉकिंग एजेंट के तौर पे, और उसके बाद देखिए प्रशीतक के तौर पे यानी रेफ्रिजरेटेंट के तौर पे, फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे या फिर इंसेक्टिसाइड के तौर पे। इसमें से कौन सा किससे मिलेगा बताइए? तो फ्रेऑन जो है वो असल में एक प्रशीतक है, ये आप भी जानते हैं, तो इसको उसी से मिला लीजिए और इसका हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए, ए का दूसरा हो जाएगा। और ए का दूसरा इसमें एकमात्र विकल्प में है जो कि है डी वाला। बाकी को भी मैच कर लेते हैं। जैसे टेट्राएथिल लेड जो है ये अपस्फोटन रोधी कारक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक, टेल इसको कहा जाता है। इसके अलावा बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? ये कीटनाशी के तौर पे इस्तेमाल होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अग्निशामक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद आगे चलते हैं।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये दांत के तौर पे, मतलब तात्पर्य यह है कि दांत को खराब करने के काम में आता है। सल्फर डाइऑक्साइड से दांत खराब हो जाता है। और फ्लोराइड प्रदूषण से भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मतलब जो भोपाल वाला कांड हुआ था वो इसी की वजह से हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट से अम्ल वर्षा, मतलब ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। और ओजोन होल जो है या ओजोन रिक्तता है, डिप्लेक्शन है, उसकी वजह से चमड़ी का कैंसर हो जाता है। सही इसमें आपको तलाशना है। 3 ऊपर के तो गलत है, वो देखकर लग रहा है। ओजोन होल मतलब ओजोन परत में छेद हुआ तो वहां से जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंची और इससे तरह तरह की घातक बीमारियां जिसमें कि स्किन कैंसर भी आता है वो होते हैं। तो इसका डी वाला सही। इसके बाद आगे चलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। टेक्नोलॉजी दिवस है, फोटोग्राफी दिवस है, नेशनल स्पोर्ट्स डे है और नागासाकी डे है। कौन सा किस दिन मनाया जाता है? तो भाई नागासाकी पे जिस दिन बम गिराया गया था उसी दिन मनाया जाएगा ना। तो डी को आप पहले से मिला लीजिए। इसका मतलब है कि 2 विकल्प आपके गए। अब बचते हैं 2। अब उसमें से आप बताइए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आप देख लीजिए, ए वाला हो जाएगा। ए का मतलब ये है कि तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला उसी के अकॉर्डिंग मिला लीजिए। टेक्नोलॉजी डे को मनाया जाता है 11 मई को, ठीक। और फोटोग्राफी दिवस को मनाया जाता है 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान अध्ययन करता है, किस चीज का अध्ययन करता है? मतलब जूलॉजी किस चीज का अध्ययन करता है? लिविंग एनिमल्स का करता है, लिविंग प्लांट्स का करता है, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स का करता है, बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट्स का करता है। तो जूलॉजी में अगर देखा जाए तो जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान एक मुख्य बायोलॉजी के तौर पे जो बड़ी शाखा है उसमें दिखाई देती है और उसकी छोटी छोटी कई सारी शाखाएं हैं। तो मुख्य शाखाएं अगर हम देखें उप शाखाओं के तौर पे जूलॉजी और बॉटनी है। तो बॉटनी में हम जीवित और मृत पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक वैसे ही जो जूलॉजी होती है उसमें जीवित और मृत दोनों प्रकार के जानवरों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अगले वाले में चलें तो इसमें कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डाटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको इकोलॉजी कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है, डेमोग्राफी कहा जाता है या फिर वायरोलॉजी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जनांकीय हो जाएगा, यानी डेमोग्राफिक डिविडेंट आपने पढ़ा होगा, तो ये इसका सही। इसके बाद आगे देखते हैं। विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो भाई अंगूर की खेती से है। ये कल्चर वगैरह आप पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। वर्मी कल्चर में क्या इस्तेमाल होता है? तो वर्मी कल्चर में केचुए का इस्तेमाल होता है, वो है अर्थवर्म, ठीक है। उसमें टेप वर्म क्या करेगा? इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि जीर्ण होने की अवस्था या प्रक्रिया जो है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। वृद्धावस्था का या बुढ़ापे का अध्ययन करने की विधा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। अस्थियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला है। नेक्स्ट कहा गया कि हाइड्रोपोनिक्स ये किससे रिलेट करता है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन जो है उससे रिलेट करता है, या ग्राफ्टिंग जो पौधों की होती है उससे जुड़ा हुआ है, वेजिटेबल्स की स्टडी से जुड़ा है, या कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हवा में पौधे उगाने की एक नई टेक्नोलॉजी है, मतलब मिट्टी के बिना पौधे उगाए जाते हैं, कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पहले कौन आया? तो इसमें अगर आप देखें तो नील हरित शैवाल इनमें से सबसे पुराने जीव है। ये सबसे पहले आए, उसके बाद जीवन के लिए अनुकूल दशाएं पैदा की। प्रायः ऐसा ही होता है, पहले एक जो मुख्य प्रजाति है वो आती है और जीवन के लिए उपयुक्त दशाओं का निर्माण करती है, फिर बाद में उसके पीछे पीछे उसके जैसे अन्य आते हैं, फिर अन्य प्रजातियों का भी जन्म होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, विकास के क्रम में बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, तो उसमें से जो उत्परिवर्तन का सिद्धांत है वो किसने दिया था ये आपको बताना है। तो ये हक्सले का था, डार्विन का था, लैमार्क का था या ह्यूगो डी व्रीज का था? देखिए ये जो थ्योरी थी ये ह्यूगो डी व्रीज की थी, यहां आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? मतलब उनके बड़े बड़े दांत होते हैं और वो वेल में सबसे बड़ी साइज की देखी जाती है। तो फिनबैक वेल है, ब्लू वेल है, स्पर्म वेल है या फिर हम्पबैक वेल? देखिए इसका करेक्ट आंसर स्पर्म वेल हो जाएगा, ठीक है। स्पर्म वेल जो है ये दांत वाली जो मछलियों की प्रजातियां या वेलों की प्रजातियां होती हैं उसमें सबसे बड़ी होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी नहीं होता है? तो चमगादड़ एक स्तनधारी जीव होता है, वो पक्षी नहीं होता है, उसकी शक्ल लोमड़ी जैसी होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल की है? तो नाम तो है गाय, लेकिन असल में ये क्या है? हिरण की फैमिली की है, उसकी मौसी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। सारे खेत कुछ खाकर साफ कर देते हैं और रात में ऐसे गायब होते हैं कि आए ही नहीं थे, पता ही नहीं लगता है।
किसान इनके डर से जो मैदानी इलाके हैं वहां दलहन की खेती करना कम कर दिए, तभी ऐसा भी उत्पात मचा था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हूप्स आर नॉट फाउंड, ये 2017 का क्वेश्चन है और कई लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि कई लोगों को ये नहीं पता था कि गीदड़ क्या होता है। तो गीदड़ जो है उसके पंजे जो है वो कुत्ते और भेड़िए जैसे होते हैं, असल में सियार को कहा जाता है। ठीक, तो ये एकमात्र ऐसा इसमें है जिसके कि खुर नहीं पाए जाते, इसके पंजे होते हैं। बाकी आप देखें हिरण, जेबरा और घोड़ा, इन सब के खुर होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, और इसके लिए आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एनसीईआरटी में भी दिया रहता है ये सब चीजें, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान यहाँ काम देता है। तो कभी कभी कुछ देश दुनिया के बारे में भी जानना चाहिए। ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस क्या है बताइए? संधिपाद है यानी ऑर्थोपोड है, या फिर ये शूलचर्मी है, या एक हेमिकॉर्डा के तौर पे देखा जा सकता है, या फिर ये मोलस्का कुल से आता है। तो बताइए इसमें ऑक्टोपस की क्या वैरायटी हो सकती है, मतलब ऑक्टोपस के बारे में सही क्या है? और इसका जो करेक्ट आंसर है ये मृदु कवची है यानी मोलस्का है। तो आप कहेंगे कि ये खोल बनाकर क्यों नहीं रहता? तो ये इतने गहरे समुद्र में रहता है जहां इसको जीवन रक्षा के लिए अन्य साधन मिले हुए हैं, तो इसे खोल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? सबसे बड़ा अकशेरुकी आपको बताना है, यानी यहाँ इनवर्टिब्रेट की बात हो रही है। तो ये स्क्विड है, ठीक है। स्क्विड जो है कभी कभी लोग इसको ऑक्टोपस समझ लेते हैं, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं होता है, हालांकि इसके भी हाथ पैर दिखाई देते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? तो खटमल, मकड़ी दिया हुआ है, इसके अलावा घरेलू मक्खी है और मच्छर है। तो मकड़ी को कीट नहीं माना गया है, ठीक है। यहाँ पैरों की संख्या के आधार पर कीटों का वर्ग डिसाइड होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। मच्छरों के बारे में यहाँ विचार कीजिएगा। तो केवल नर मच्छर रक्त चूसते हैं, केवल मादा मच्छर रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तो एक बात यह है कि मादा ही रक्त चूसती है, नर नहीं। नर तो गाना गाते हैं और लोग उन्हीं को मार देते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तब तक मादा खून पीकर रवाना हो जाती है, ठीक है। प्रजनन करने के लिए इन्हें रक्त चूसने की आवश्यकता पड़ती है और ये चूसती हैं। तो दूसरा वाला सही है। अब दूसरा वाला अगर सही है तो इसमें कम से कम एक विकल्प तो आप बाहर कर लीजिए। और हाँ, तब ये जो पहला वाला ही अपने आप गलत हो जाता है, तो पहले वाले को भी बाहर कर लीजिए। चलिए, ये हो गया। अब इसमें देखिए, नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। तीसरा वाला भी गलत है, मादा पौधों का रस नहीं चूसती है, ठीक है। तो तीसरा वाला इसमें गलत है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा होगा? इसका दूसरा और पांचवा सही है। दूसरा तो ठीक था ही, पांचवा सही है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, मादा बड़े साइज की होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पानी पिए बिना लंबी अवधि तक रह सकता है? तो जिराफ, ऊंट, कंगारू और कंगारू चूहा। तो सबसे ज्यादा लंबी अवधि तक अगर देखा जाए तो कंगारू चूहा रह सकता है। ये अपने मल और मूत्र को भी ठोस अवस्था में उत्सर्जित करता है ताकि पानी कम से कम खर्च हो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ वही दे दिया है कि अपना जो सॉलिड यूरिन रिलीज करने वाला जानवर है वो कौन सा है? तो ये कंगारू रैट होता है। नेक्स्ट, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, ठीक है। जो रूपांतरित स्वरूप होते हैं, ये किस चीज का रूपांतरित स्वरूप होते हैं? तो असल में ये मैक्सिलरी जो टीथ होते हैं यानी जंबिका दंत उससे कहा जाता है, उससे निकले हुए होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यीस्ट, किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृत बीजी और घटपर्णी जो नेपथीन्स होते हैं, नेपेंथीज होते हैं, वो असल में परजीवी आवृत बीजी होते हैं यानी पैरासिटिक एंजियोस्पर्म होते हैं। पीछे आपने देखा कि पौधे परभक्षी क्यों बन जाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा घटपर्णी वाला। सही एकमात्र वही सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेपेथिन्स खासियाना, जैसे कि आपने पीछे देखा, खासियाना मतलब ये खासी पहाड़ियों में पाया जाता है, तो इसको घटपर्णी मतलब खासियाना कहा गया। ये एक दुर्लभ आपातीय पौधा है। अब आप बताइए कि ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, मेघालय में और उत्तर प्रदेश में। तो ये खासियाना से आप नाम समझ लीजिए, खासी की पहाड़ियां। और खासी की पहाड़ियां किस प्रदेश में पाई जाएंगी? तो ये है मेघालय, ठीक है, मेघालय में पाया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो बताइए, हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होती है, ठीक है, हल्दी जो है वो तने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसमें एक पूछा गया है कि फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह कौन सा है? तो ये ड्रूप होता है, या हेस्पेरिडम होता है, या नट होती है, या फिर एक बीजी बेरी होती है, मतलब वन सीडेड बेरी होती है। लीची असल में इसमें से है क्या? तो ये एक तरह का ड्रूप होता है, ठीक है। फल का कौन सा हिस्सा हम इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पे यहाँ तय करते हैं। इसके बाद और भी कई संरचना के आधार पे भी डिसाइड करने के तरीके होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस्ड वेजिटेबल इज मॉडिफाइड रूट? इज अ मॉडिफाइड रूट मतलब वह असल में एक रूपांतरित जड़ होती है, जिसे कि हम यहाँ पर अधोभूमि सब्जी के तौर पर देखते हैं। तो ये आलू है, शकरकंद है, या फिर बंडा है, या जिमीकंद है? बताइए।
तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा शकरकंद। ठीक है, शकरकंद ये होता है। बाकी जितने जैसे बंडा और जिमीकंद, जिमीकंद सूरन को कहा जाता है, तो ये सब नहीं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तना है? तो इसमें से अगर आप देखें तो अदरक जो है वो तना है, बाकी जितने हैं वो तने नहीं है। अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कलिका होती है, यानी फ्लावर बड होती है? तो जीरा, लौंग, काली मिर्च और हल्दी। इसमें से लौंग जो है वो फूल की सूखी हुई कली होती है। ठीक है, अभी वो कली ही रहती है, उसको तोड़ लिया जाता है। लौंग क्या है? ये सूखा फूल होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ फूल होना चाहिए था, ड्राई फ्लावर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। केसर क्या होता है? केसर सूखा मिश्रण होता है पत्ती और तने का, पंखुड़ी और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वाले भाग का, या बीज और कलियों का। किस चीज का वो सूखा मिश्रण होता है जो कि हम केसर के रूप में देखते हैं? देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फूल के बीज बनाने वाले भाग का। जहां से बीज निर्माण होता है वो हिस्सा होता है, उसी को कहते हैं केसर, सूखा हुआ रूप, नारंगी लच्छों के रूप में आप देखते हैं। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट देयर एडिबल पार्ट विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। मतलब यहाँ अदरक का हम प्रकंद सेवन करते हैं, प्याज का मांसल पर्ण हम लोग खाते हैं, आलू का जो रूट होता है यानी मूल होता है, जड़, उसे खाते हैं, और कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है यानी भ्रूणपोष होता है, उसका हम लोग सेवन करते हैं। तो देखिए आलू का जो यहाँ दिया है ना मूल, वही गलत है, वो सुमेलित नहीं है, बाकी सब जितने हैं वो सुमेलित है। अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो आलू का जो खाने योग्य भाग है वो होता है तना। ठीक है, स्टेम उसका हम लोग खाते हैं। नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध। लहसुन और प्याज के अंदर कुछ विशेष महक होती है जिसमें कि कुछ लोगों को राक्षसी तत्व दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या होता है? राक्षस होते हैं या कोई यौगिक होता है? तो ये एक यौगिक होते हैं जो कि सल्फर से बिलोंग करते हैं, सल्फर के यौगिक होते हैं, जिसकी वजह से ये महक आती है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्याजों के छिलके उतारते समय आंसू आ जाते हैं, अच्छे अच्छों को ये रुला देते हैं, तो वजह क्या है? इनसे क्या निकलता है? तो प्याज के जो छिलके होते हैं, जब इन्हें छिलका उतारने का काम शुरू किया जाता है तो इससे सल्फेनिक अम्ल रिलीज होता है जो कि आंख में घुसता है और तेज गति से लगता है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो प्याज को थोड़ा सा कुछ देर नमक के पानी में डुबो कर रखने की सलाह दी जाती है, हालांकि बहुत कारगर नहीं होता। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मतलब जो रेड चिली होती है वो इतनी हॉट क्यों होती है? तो लाइकोपिन के कारण होती है, या फिर कैप्सेसिन की वजह से होती है, या कैरोटीन की वजह से होती है, या एंथोसाइनिन इसके पीछे जिम्मेदार होता है? तो देखिए ये कैप्सेसिन की वजह से होता है। ठीक है, बी वाला इसका सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कहा गया कि कौन सी चीज जो है वो कीटों से प्राप्त नहीं होती है? तो रेशम, शहद, लाख और मोती, इसमें से आप बताइए। तो मोती जो है वो कीट से प्राप्त नहीं होता, ये तो ऑयस्टर जो होता है उससे प्राप्त होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण कहाँ से किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। ठीक है, कुनैन वहीं से निकलती है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग से पाई जाती है? तो उसकी जो छाल होती है वहां से पाई जाती है, मतलब जो उसके ऊपर छाल लगी होती है उससे पाई जाती है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा गड़बड़ है, ये सीडेड प्लांट और फंगस और बैक्टीरिया दिया हुआ है जो कि गड़बड़ है, ये विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर जो इसका हिंदी वाला है वही सही है, जड़, फल, बीज और छाल। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, इस विकल्प पे ध्यान मत दीजिए। मलेरिया के निदान हेतु आर्टीथर नाम की जो औषधि है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सीडेड प्लांट से प्राप्त होती है, फंगस से, बैक्टीरिया से, या फिर एल्गी से? तो ये असल में इसमें देख लीजिए अच्छे से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बीजीय पौधे से प्राप्त होती है, अभी पीछे आपने उसी के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट, सिनकोना छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब उसकी जगह ले ली है, वो कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटीन है, या फिर क्लोरोक्विन है, या टेट्रासाइक्लिन है, या फिर एम्पिसिलिन है? बताइए इसमें से कौन सी दवा ने उसे रिप्लेस किया है या कम से कम सब्सटीट्यूशन उसका किया है? तो यहाँ पर देखिए क्लोरोक्विन जो है ये उसके स्थान पर एक केमिकल औषधि के तौर पर इस्तेमाल होने लगी और ये ज्यादा कारगर है। नेक्स्ट, शहतूत का फल है। शहतूत का फल असल में क्या चीज है? तो ये सोरोसिस होता है। ठीक है, ये सोरोसिस होता है, इसका ए वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं होते हैं? मतलब इसमें जो आप फाइबर देख रहे हैं कौन सा प्लांट के स्टेम से नहीं निकलता है? सन, पटसन, जूट और कपास। तो कपास जो है ये फल और बीज का हिस्सा होता है, ये तने का हिस्सा नहीं होता है। बाकी जितने हैं वो तने से प्राप्त होते हैं, मतलब तने का उत्पाद होते हैं। इसके बाद देखिए लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है, रैबिट के ब्लड में पाई जाती है, लेग्यूम रूट जो नूडल्स होते हैं उसमें पाई जाती है, या मुर्गे के ब्लड में पाई जाती है? बताइए। तो लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक है, लेग्यूम मूल ग्रंथियां जो होती हैं उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनाज मानव निर्मित है? तो सेकेल, सीरियल, पोमैटो, ट्रिटिकेल, या उसमें से कोई नहीं?
तो इसमें अगर आप देखें तो टेट्रिकेल जो है ये गेहूं और राई का मिक्सचर बना के बनाया गया था, मतलब इन दोनों को मिक्स करके एक क्रॉस ब्रीड तैयार की गई थी। तो ये काम तो इंसान ही कर सकता है। अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया, मतलब सूक्ष्म जीवाणु का मतलब यहाँ बैक्टीरिया है, तो उसको देखा जा सकता है कैसे? नेक्ड आई से देखा जा सकता है, मतलब खुली आंखों से, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, या हाथ के लेंस से देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ले आना पड़ेगा। बताइए इसमें से कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो कंपाउंड जो दूरबीन होती है, माफ कीजिएगा, माइक्रोस्कोप होता है, यहाँ खुर्दबीन लिखा हुआ है यानी खोजी बीन तो ये थोड़ा अजीब सा शब्द है, आप माइक्रोस्कोप ही समझ सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखिए। स्पंजी टिश्यू एक गंभीर समस्या है और आमतौर पे ये किस प्रजाति को ज्यादा प्रभावित करती है? आम की प्रजातियों के नाम नीचे दिए हैं। इसमें अल्फांसो है, दशहरी है, नीलम है और लंगड़ा है। अब बताइए, तो अल्फांसो जो स्पंजी टिश्यू है, हालांकि आम की हर फसल में ये लग सकता है, लेकिन अल्फांसो को ये ज्यादा परेशान कर रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लंगड़े आम को वैसे भी रोग कम लगते हैं, अगर जड़ में एकदम से पानी ना लग गया हो तो इसको कोई पूछता भी नहीं है जल्दी, और बहुत बढ़िया फसल। दशहरी और लंगड़ा ये मैदानी इलाकों के लिए सुटेबल होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, मतलब सिंथेसाइज करके अपने फूड को प्राप्त कर सकते हैं। कारण ये है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें हरा पदार्थ जो कि हरित लवक है वो पाया जाता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर पाया जाता है। तो आप बताएं कि ये कथन कारण ठीक है या नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता है। पहला वाला सही है कि अपने भोजन का संश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन संश्लेषण का तरीका प्रकाश संश्लेषण हो यही आवश्यक नहीं है, रासायनिक संश्लेषण भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ए सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बारे में सत्य क्या है? तो ये जीवित और मृत जो जीव होते हैं उनकी सीमा रेखा पर होते हैं, मतलब ये न तो पूरी तरह से जीवित होते हैं न पूरी तरह से मृत होते हैं। या ये वनस्पति और जानवरों की सीमा पर होते हैं, मतलब उनके बीच के बॉर्डर लाइन पर होते हैं। ये फूल देने वाले और फूल देने वाली जो वनस्पति है उनकी सीमा रेखा पर होते हैं, या इसमें से कुछ नहीं? तो इसमें से करेक्ट आंसर कुछ भी नहीं होगा। अगर ये बात विषाणुओं के बारे में होती तो ए वाला सही हो जाता। ये जीवित कोशिका की तलाश में होते हैं, जीवित कोशिका नहीं मिलेगी तो निष्क्रिय रहेंगे, अदरवाइज ये जीवित कोशिका में अपना परिवार बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जीवाणुओं के ऊपर ये सही नहीं होता है, तो डी वाला इसका होगा। उपर्युक्त में से कोई भी इसमें ठीक नहीं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं। क्यों लंबी होती हैं आप बताइए? तो जमीन में पानी नहीं होता है, लेकिन ये पानी की खोज में दूर दूर तक जाती हैं। लेकिन अब इसमें जो विकल्प है उसमें से आपको चुनना है, तो देखिए बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। वही बात है, थोड़ा सा अलग ढंग से कहा गया है। रूट ग्रोव इन सर्च ऑफ वाटर, जहां पानी होता है वहां तक का ही पता लगाती हैं और लंबाई बढ़ाते हुए वहां तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट, जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है उसे अवशोषण निम्न माध्यम से करते हैं। मतलब जल की जो मात्रा पौधों को चाहिए होती है उसका अवशोषण वो कैसे करते हैं? भ्रूणीय जोन से करते हैं, या बढ़त बिंदु जो एज पॉइंट होता है वहां से करते हैं, या एलोजिनेशन जोन जो होती है वहां से करते हैं, या रूट हेयर से करते हैं? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? रूट हेयर से करते हैं, मतलब जो जड़ें हैं वही अवशोषित करते हैं। फिर जो जाइलम उत्तक है वो तनों के सहारे ऊपर की ओर पानी को पहुंचाता है। अब बीच से अगर आप जो पौधे का तना है उसकी छाल उकास दीजिए चारों ओर से, मतलब कुछ एरिया कुछ इंच तक छाल को उखाड़ लीजिए, तो पौधा जो है वो धीरे धीरे सूख जाएगा, बशर्ते की छाल चारों ओर से उस दिशा में उखाड़ी गई। इसके बाद अगले वाले को देखिए। कारण ये होता है कि जाइलम उत्तक वहां के नष्ट हो जाते हैं, तो पानी सप्लाई और पोषक तत्वों की सप्लाई रुक जाती है। हाइड्रोफाइट करते हैं, माफ कीजिएगा, हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसको कहते हैं आपको ये बताना है। तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे होते हैं, ठीक है, ये जलीय पौधे होते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में ये कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो स्वजीवी उत्पादक होते हैं, परोपजीवी जो होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं, मृतोपजीवी जो है वो विषबंधक होते हैं, माफ कीजिएगा विबंधक होते हैं, और तृणभक्षी जो है वो गौण उपभोक्ता होते हैं। मतलब इसका अंग्रेजी आप देखना चाहें तो जो ऑटोट्रॉप होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो हेट्रोट्रॉप होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, स्पेट्रोट्रॉप जो होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं, और हर्बीवोर जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो तृणभक्षी वाला जो दिया है इसमें, तृणभक्षी का मतलब हर्बीवोर, मतलब जो घास खाने वाले या शाकाहारी जीव हैं, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये इसमें गलत दिया है, वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। नेक्स्ट, जमी हुई झील के अंदर मछलियां जीवित रह सकती हैं। फिर वही फिजिक्स वाला क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया है। तो तली का पानी नहीं जमता है भाई, तली का पानी जम जाएगा तो वो मर जाएंगे, लेकिन वो जमता नहीं है। ऊपर 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम वाला फंडा है उसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो एंथोसाइनिन होता है, ठीक है, उसी की वजह से ये लाल दिखाई देता है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन की वजह से होता है, और ये पकाने पर और अच्छा स्टेबल हो जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। रसदार सब्जी में प्रयोग होने वाला
मशरूम क्या चीज़ होती है? मशरूम का आजकल बहुत तेज इस्तेमाल हो रहा है खाने के पदार्थों में। अपने इंडिया में इतना नहीं होता था लेकिन अब होने लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये कवक है। ठीक है, ये असल में एक फंगस होता है। आगे बढ़ते हैं। नोस्का पिन किससे प्राप्त होती है? तो नोस्का पिन का जो स्रोत है वो पॉपी है, यानी पोस्ता, पोस्ते के दाने से प्राप्त होती है। नेक्स्ट, हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है? तो अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। ठीक है, और अफीम का सर्वोच्च उत्पादन आजकल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो बिना पका फल जो होता है, यानी कच्चा फल जो होता है, उसके लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है। अनराइप फूड होना, माफ कीजिएगा, फ्रूट होना चाहिए था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है, ये आपको बताना है। मार्फिन होता है, हेरोइन होता है, एट्रोपिन होता है, या फिर क्विनिन होता है? तो अफीम का जो मुख्य अवयव होता है वो असल में, इसमें देख लीजिए, वो असल में मार्फिन होता है। ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव क्या होता है? वो मार्फिन होता है। यहाँ पर ए वाला सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं बताइए? तो 46 होते हैं टोटल। ठीक है, जोड़ी में नहीं बताया गया है, टोटल संख्या। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं बताइए? तो छिपकली में नहीं पाए जाते। छिपकली के अंदर, यानी जो लिजार्ड होती है उसके अंदर लिंग गुणसूत्रों की कतई कमी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है, मतलब क्या डिफरेंस होता है? तो कोशिका भित्ति की वजह से अलग होती है, मतलब कोशिका भित्ति ये नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और कौन रहेगा? प्लाज्मा झिल्ली किस चीज की बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किस चीज से होता है? तो ये जो प्रोटीन और लिपिड है दोनों से बनी होती है। प्रोटीन और वसा दोनों से बनी होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट इससे बाहर होता है। नेक्स्ट, मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का इस्तेमाल किया था वो क्या था? तो वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए या सिद्ध करने के लिए इन्होंने गार्डन पी, यानी जो मटर के पौधे होते हैं, उन पर प्रयोग किया था। इसके बाद अगले वाले को देखें। जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो जीनोम चित्रण जो होता है, यानी जीनोम मैपिंग इसे कहा जाता है। जीन्स का चित्रण इसमें किया जाता है, मतलब जो मैपिंग ऑफ जीन है सीधा सीधा इसमें आराम से मैच कर रहा है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। हमारे शरीर की आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन होती है। मतलब बेसिक इकाई की बात हो रही है, उससे सब कुछ बनता है, लेकिन जीन जो है वो सबसे बेसिक इकाई होती है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो एमिनो अम्ल न बनाने वाला इसमें से टायरोसिन है। ठीक है, टायरोसिन जो है वो एमिनो अम्लों का निर्माण नहीं करता है। नेक्स्ट, डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी होती है? तो डीएनए में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यहाँ डीएनए है ना, तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये वॉटसन क्रिक मॉडल था, जो कि छल्लेदार ऐसे उलझी हुई संरचना को पेश करता है। वॉटसन और क्रिक का मॉडल था। इसका जो बी वाला है वो सही। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो इसमें आप देख लीजिए, नोस्टाक दिया है, एनाबीना दिया है, एजेटोबैक्टर है और माइक्रोराजा है। तो माइक्रोएराजा जो इसमें दिया हुआ है वही इससे बाहर है। ठीक है, माइक्रोएराजा ये इससे बाहर रहेगा, बाकी तीन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो यीस्ट है, क्लोरेरा है, एजोला है और मोल्ड है। बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो एजोला हो जाएगा। ठीक है, जैव उर्वरक के स्रोत के तौर पे एजोला को हम इसमें से डाल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्य रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो इसमें अगर आप देखें तो धान की जो फसल होती है उसमें ये इस्तेमाल होते हैं। सी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नील हरित शैवाल का प्रयोग नाइट्रोजन आपूर्ति के लिए किया जाता है। किसको नाइट्रोजन आपूर्ति करनी होती है? तो धान को करनी होती है। इसके बाद देखिए, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, मतलब इसके साथ जो एसोसिएशन में रहता है वो कौन सा जीव है? तो नील हरित, यहाँ आप देखें नील हरित शैवाल है। ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो इसके साथ एसोसिएट होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि जलीय फर्न जो होता है, मतलब एक्वस फर्न, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, वह क्या होता है? साल्विनिया होता है, एजोला होता है, मर्सिलिया होता है या फिर टेरिडियम होता है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? एजोला हो जाएगा और बी वाला इसका सही है, एजोला हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया दिया है, इसके अलावा प्रोटोजोआ है, विषाणु है और इसमें से कोई नहीं है। अब देखिए, साइनोबैक्टीरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया इस रूप में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, कहा गया कि फसलोत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। कैसे? तो नाइट्रोजन उपयोग क्षमता की वृद्धि आप कैसे करेंगे?
ये जितने भी विधियां यहाँ दिखाई दे रही है सबसे हो सकती है। उर्वरक की मात्रा का बार बार इस्तेमाल करिए, मिट्टी भले खराब हो जाएगी लेकिन तत्काल में उपयोग क्षमता बढ़ेगी। नाइट्रोजन अवरोधक के प्रयोग करके, मतलब नाइट्रोजन जो इनहिबिटर है उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। नाइट्रोजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया क्या होता है? तो ये राइजोबियम जैपोनिकम होता है। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा, राइजोबियम जैपोनिकम, बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया है कि 4D क्या चीज है? ठीक है, 2,4-D क्या है? यहाँ प्रश्न संख्या ये मत समझ लीजिएगा, ये 2,4-D है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो ये असल में है क्या? तो ये, इसको अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ कीटनाशक विस्फोटक वगैरह दिया हुआ है, ये असल में एक खरपतवार नाशी है, मतलब घास फूस को नष्ट करने के लिए डाला जाता है। इसके बाद देखिए, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा, इसमें से जो है ऑक्सीजन होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम फास्फेट है, सोडियम क्लोराइड है। इसका हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, सी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है या पोरस होती है या सॉलिड होती है या रिवेट होती है? तो खोखली होती है। ठीक है, खोखली होती है या ठोस होती है? आप बताइए, हॉलो होनी चाहिए या सॉलिड? पैर की हड्डी की बात हो रही है, तो ये जो लेग बोन होती है ये सॉलिड होती है, ये खोखली नहीं होती है। इसको भूल कर भी आप हॉलो मत लगाइएगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? सॉलिड हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न में चलिए, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी किसको कहा जाता है? मतलब ऑपरेशन का जो विधा होती है उसमें ऑर्थोप्लास्टी क्या होती है? तो ये असल में कूल्हे के जोड़ की प्रतिस्थापना होती है, मतलब हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की पूरी ट्रीटमेंट पद्धति होती है। इसको सी वाले को लगाएंगे। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, प्रश्न आगे भी जारी रहेंगे। इसमें इतना ही।